हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। अब जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग का टॉपिक है ना, इसको हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे क्योंकि टॉपिक छोटा नहीं है, इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम क्या जानेंगे, हम लैंग्वेज का मीनिंग, जो कि हम बहुत बार कर भी चुके हैं, एंड इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ये नया पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लैंग्वेज के कुछ मैक्सिम्स करेंगे, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जानेंगे, एंड फिर हम प्रिंसिपल्स करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, लैंग्वेज के बारे में अगर पूछा जाए कि भाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, तो साफ सीधी सी बात है, लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। मतलब एक ऐसा साधन है या एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, आपके सोच विचार, इनफैक्ट आपके बिलीफ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड अपनी फीलिंग्स को आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है। एंड हर लैंग्वेज का मतलब यही है कि भाई लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप सोसाइटी से कनेक्ट होते हो। हालांकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन कहां से आता है। देखो एग्जामिनर ना कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट से। जैसे कि जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आपको याद करनी है। ओके, स्टेटमेंट्स आपको याद करनी है, समझनी है। ठीक है, तो अब देखो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। लैंग्वेज इज वाइटल पार्ट ऑफ द ग्रोथ। वाइटल का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक। तो कहने का मतलब यह है कि ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस होने के लिए, हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए या डेवलप करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती ही होती है। एंड लैंग्वेज के बिना ना हम प्रोग्रेस कर सकते, ना हमारी सोसाइटी ग्रो हो सकती है। तो ग्रोथ के लिए लैंग्वेज एक वाइटल पार्ट है, एक नेसेसरी पार्ट है। ओके, आगे देखो, लैंग्वेज क्या है, एक सोशल एक्ट है। अभी सोशल एक्ट का मतलब क्या है, सोसाइटी से। आप सोसाइटी में जब किसी से मिलते हो, 2-4 बातें करते हो, है ना। जैसे कि सपोज करो आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ जहां पर आपके रहने वाले लोग नहीं रहते, लेकिन अगर आपको अपने जैसे कोई देसी आदमी मिल गया तो आप उसके साथ उसके चाचा, ताऊ, दादा, फूफा सबकी बातें पता कर लेते हो। ये कैसे पता करते हो, लैंग्वेज के थ्रू ना। एंड इनफैक्ट आप रिश्तेदारी भी निकाल आते हो वहां पर। सो कहने का मतलब है कि सोशल एक्ट है क्या, लैंग्वेज, भाषा एक सोशल एक्ट है। एंड इसके थ्रू आप लोगों से बात करते हो, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करते हो। याद रखना कि लैंग्वेज सिर्फ एक कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, बल्कि लैंग्वेज से आपके जो रिलेशनशिप है वो भी स्टैब्लिश होते हैं, वो भी सेटअप होते हैं लोगों के साथ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लैंग्वेज जो है एक ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू ना आप दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो। अब यहां पर कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सामने वाले को गाली दे दी, या सामने वाले को कुछ अभद्र भाषा में बोला, या फिर सामने वाले को आपने सप्रेस किया। नहीं, यहां पर कंट्रोल का मतलब है कि भाई आप सामने वाले को अपने मन मुताबिक ढाल सकते हो। ठीक है, एंड देखो आपने ये सुना है ना, हम किसी के बारे में कहते हैं यार वो इंसान तो बहुत अच्छा वक्ता है। वक्ता को कहते हैं ओरेटर, कि वो इंसान तो बहुत अच्छा बोलता है, उसे हम कहेंगे कि वो एक अच्छा गुड ओरेटर है। तो ऐसे लोग जो है अपनी बातों में, अपनी भाषा में आपको मैनिपुलेट करके, अब मैनिपुलेशन हमेशा गलत नहीं होता। मैनिपुलेट का मतलब है कि भाई सामने वाले के पास इतनी भाषा का ज्ञान है, नॉलेज है कि वो आपको उनके अनुसार ढाल लेंगे। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज के थ्रू आप ना सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले को आप अपने अनुसार ढाल सकते हो, अपनी बातों में ले सकते हो, अपनी बातें मनवा सकते हो। राइट, इसके अलावा लैंग्वेज क्या है, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे मैंने बताया, ये एक सोशल एक्ट है, एंड इट इज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग कल्चर्स एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। अब देखो, कल्चर ना छोटी चीज नहीं होती। कल्चर अपने आप में एक बहुत वास्ट है। कैसे, कल्चर में आपका खान पान, आपका रहना सहना, बोलना, इनफैक्ट आपके जो थॉट प्रोसेस है ना,
वो भी कल्चर में आते हैं, आपके पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया भी कल्चर में आता है, आपके कस्टम, आपके रीति रिवाज कल्चर में आते हैं। तो कल्चर सिर्फ वर्ड एक है, बट इसके साथ बहुत सारी चीजें एसिमिलेट होती हैं। सो आप ना लैंग्वेज के थ्रू ही क्या करते हो, कल्चर जो है डेवलप करते हो। जैसे कि आप दूसरों का कल्चर भी सीखते हो। एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग रिलीजन के जो लोग हैं, जब आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, तो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, अपना कल्चर शेयर करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर हम पहले की बात करें, आज के टाइम पर तो जो ये सेटलमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटलमेंट करना, ये थोड़ा कम हो चुका है। बट अगर आप एंशियंट टाइम पीरियड की बात करो ना, तो पहले कभी पुराने जमाने में, कुछ लाखों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले की अगर हम बात करें, ये एंशियंट टाइम पीरियड की बात की है मैंने, तो उस टाइम पर क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते थे। या तो काम की तलाश में करते थे, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, डिजास्टर हो गया, तो वो दूसरी जगह चले जाया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे वेरियस रीजन थे। तो फिर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो अपने साथ इस जगह पर अपना कल्चर लेकर जाते थे। तो अब आपने ये देखा है कभी कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जैसे कि सपोज करो आपकी एक कास्ट है ब्राह्मण, या आपकी एक कास्ट है चलो राजपूत, तो आप सोचो कि आपने कभी ये सोचा कि आप जहां रह रहे हो वहां सारे ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों नहीं है? वहां पर राजपूत भी आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिलेंगे, हिंदूज के अलावा मुस्लिम्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा क्रिश्चियंस भी देखने को मिलेंगे। पता है ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन ये है कि पहले के टाइम पर क्या होता था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे इन सर्च ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज और द न्यू सेटलमेंट। ठीक है, तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो जब दूसरी जगह जाकर बसते थे, तो वहां पर वो अपना कल्चर भी लेकर जाते थे। तो इसी तरीके से अलग अलग धर्म के, अलग अलग कल्चर के लोग एक जगह पर आकर ऐसे ट्रैवल करते और एक जगह आकर बस गए। तो इसी वजह से हमें कल्चर का इंटरमिक्स देखने को मिला। अब ये कल्चर का इंटरमिक्स कैसे हुआ? लैंग्वेज की वजह से। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा सा ये जो पार्ट मैंने अभी बताया है ना, ये सोशल स्टडीज का पार्ट है, बट सोशल स्टडीज एक ऐसा जीता जागता सा सब्जेक्ट है जो आप अपने आसपास देखते हो, राइट? तो इसीलिए उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब ह्यूमन रिलेशन का मतलब क्या है कि भाई आप ना लोगों के साथ सिर्फ बातचीत नहीं करते हो, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप भी बना लेते हो। मैंने कहा ना कि अगर आप ना एक देसी आदमी को, जैसे कि मैं खुद हरियाणा से हूँ, मैंने तो ये चीजें देखी हुई है कि अगर हरियाणा को कोई आदमी दूसरी जगह चला जाएगा ना भाई, वहां पर जाकर वो रिश्तेदारी निकाल लेगा। अरे तू तो मेरे दादा के ताऊ का, बेटे का, फूफा का, कुछ ना कुछ करके ऐसे बेटा बेटी निकाल लेंगे। मतलब वो कहने का मतलब है कि भाई ह्यूमन रिलेशन भी स्टैब्लिश होता है। एंड नॉट इनफैक्ट अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं, कोई भी इंसान है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रैवल करता है, वो नए फ्रेंड्स बनाता है। ठीक है, तो आपका ये जो फ्रेंडशिप है ये क्या है? एक रिलेशनशिप है। तो लैंग्वेज के थ्रू आपके रिलेशन डेवलप होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक है। अब देखो, लैंग्वेज सिंबॉलिक है, इसका मतलब क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? सिंबॉलिक है। ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने इनको रट लेना है बिल्कुल। वैसे हम कहते हैं कि रटना नहीं चाहिए, लेकिन रिमेंबर जरूर कर लेना। ओके, लैंग्वेज इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब है कि भाई भाषा जो है ना, ये सिंबॉलिक होती है। अब सिंबॉलिक को हिंदी में कहते हैं प्रतीक, जैसे जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जिसके पीछे कुछ मीनिंग छुपा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी के लोगो की बात करें, तो कंपनी का जो लोगो बना हुआ होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका सिंबल होता है, या उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हुंडई की बात करूं, तो हुंडई का अपना एक अलग लोगो है, जैसे लगता है कि एच बना रखा है, वो लोगो ऐसा लगता है। तो उस लोगो से क्या समझ में आता है कि भाई हाँ, ये हुंडई की कार है। हुंडई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉडर्निटी। ठीक है, इसी तरीके से एक गोल्ड रिंग है। जो गोल्ड रिंग है, जब हम यहाँ पहनते हैं रिंग फिंगर में, तो हम उसको क्या सिंबल लेकर चलते हैं कि भाई सामने वाले की एंगेजमेंट हो गई है, या फिर गोल्ड रिंग इज अ सिंबल ऑफ मैरिज, राइट? आज के टाइम पर तो आप भले ही इसको फैशन के तौर पर पहनो, लेकिन ये जो सिंबल करता है उसको हम बदल नहीं सकते। तो गोल्ड रिंग जो है वो इट सिंबलाइजेस द द मैरिज। ओके, इसके अलावा रेड लाइट। रेड लाइट क्या है?
इसका मतलब है कि भाई खतरे की घंटी। तो आप यहां समझे क्या, आपको समझना यह है कि लैंग्वेज को ना आप सिंबल्स के थ्रू भी प्रेजेंट करते हो, तो सिंबल्स के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी बातें पहुंचा सकते हो। ओके, तो फिर लैंग्वेज अगर सिंबॉलिक है तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हाइट फ्लैग की बात करूं तो व्हाइट फ्लैग किसका प्रतीक है? ये है पीस का प्रतीक, पीस को सिंबलाइज करता है। ये कहते हैं ना कि शांति का प्रतीक क्या है? सफेद झंडा, है ना, तो वो श्वेत झंडा बोलते हैं उसे। तो व्हाइट फ्लैग किसको सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है पीस को। ठीक है, आई बात समझ में? ऐसे ही रेड फ्लैग किसको? फाइट को, या एक टेंशन को, एक डेंजरस सिचुएशन को। ठीक है, सो अब आपने इसको समझना ये है कि भाई लैंग्वेज जो है ना, हम बोलकर तो एक दूसरे से बातें करते हैं, ओरली तो होती है, लैंग्वेज सिंबॉलिक भी होती है, एंड आप सिंबल्स के थ्रू भी अपनी बातें लोगों तक पहुंचाते हो। एंड ध्यान रखना, सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, दैट मीन्स कि उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा है। तो जैसे कि कंपनी लोगो, गोल्ड रिंग, रेड लाइट, व्हाइट फ्लैग, इनके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखो, लैंग्वेज क्या है? सिस्टमैटिक है। सिस्टमैटिक का मतलब भाई इसका एक ना प्रॉपर ऐसे सिस्टम है लैंग्वेज का। कहने का मतलब है कि जब आप सेंटेंस बोलते हो तो क्या आप सेंटेंस में ऊपर नीचे यूं ही वर्ड्स बोलते हो क्या? जंबल वर्ड्स बोलते हो क्या? नहीं ना, आप एक प्रॉपर ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करते हो, तब आप एक सेंटेंस बनाते हो, राइट? तो लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है। भाई लैंग्वेज जो है वो सिस्टमैटिक होती है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। आप ना हमेशा जो सेंटेंस बोलते हो वो ऐसे बोलते हो सामने वाले को समझ आ जाए। तो लैंग्वेज क्या है? ये एक सिस्टमैटिक है, एंड सिस्टमैटिक लैंग्वेज ही सभी को समझ में आती है, राइट? इसके अलावा लैंग्वेज के अपने फोनोलॉजिकल सिस्टम होते हैं। ठीक है, फोनोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, जैसे कि साउंड सिस्टम एंड ऑल। इसके अलावा इसके अपने ग्रामेटिकल सिस्टम होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आप जब सेंटेंस बोलते हो तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ वर्ड्स को बोलते हो, राइट? आप ऐसे नहीं बोलते गोइंग टू स्कूल आई, नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल ऐसे बोलोगे। मैं स्कूल जा रही हूं, ऐसे नहीं बोलते हो स्कूल जा रही हूं मैं, नहीं ना। तो आप क्या करते हो? एक ऑर्डर में वर्ड्स को बोलते हो। यही क्या है? लैंग्वेज का सिस्टमैटिक होना। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अच्छा, स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जामिनर के थ्रू। अब आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? बेसिकली जितने भी संसार में लैंग्वेजेस हैं, आप कोई भी लैंग्वेज को पिक कर लो, कोई भी वर्ड पिक कर लो, आपकी मर्जी है, आपको कोई मनाही नहीं है। आपको ना इस चीज के लिए कोई ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं बना रखा कि आप फ्रेंच में बात नहीं कर सकते, आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, चाहे अपनी मदर टंग करो या फर्स्ट जो सेकंड लैंग्वेज है वो चूज करो जो कि है इंग्लिश, या फिर आप कोई थर्ड लैंग्वेज चूज करो। कहने का मतलब है आप कोई भी लैंग्वेज को चूज करो, आपको कोई मनाही नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है आर्बिट्ररी, आप अपनी मर्जी से वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज और है, देखो जैसे कि हम इंग्लिश में बात करें विमेन फीमेल के बारे में अगर हम देखें, इसका मैं पहले एग्जांपल बता रही हूं, फिर मैं ऊपर वाला समझाऊंगी आपको। जैसे कि अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो एक फीमेल अडल्ट ह्यूमन बीइंग को इंग्लिश में बोला जाता है विमेन, एंड उर्दू में बोला जाता है औरत, एंड पर्शियन में बोला जाता है जैन। अब यहां पर कहा यह गया है कि लैंग्वेज आर्बिट्ररी होती है, दैट मीन्स कि जो लैंग्वेज के वर्ड हैं उन वर्ड का उसके मीनिंग एंड जो आइडिया उसके पीछे कन्वे हो रहा है, इसका कोई इनहेरेंट रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती आई है, इवॉल्व होती आई है, एंड लैंग्वेज को सेटअप किया जाता है बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एंड जब कुछ वर्ड सेलेक्ट कर लिए जाते हैं वो फिर यूं के यूं स्टे रहते हैं। जैसे कि अब हम विमेन की बात करें तो हम एक फीमेल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को विमेन बोलेंगे। अब इसके अलावा आप उसे कार तो नहीं बोल सकते, आप उसे बाइसिकल तो नहीं बोल सकते। आपको पता है कि ये विमेन है, ये कार है, ये बाइसिकल है, या ये कैट है, ये डॉग है ना। सो कहने का मतलब है कि भाई इनके पीछे ऐसे कोई रीजनेबल वो नहीं है, एक रीजनेबल सा आंसर नहीं है कि एक
फीमेल को विमेन क्यों बोला जाता है, या फिर उर्दू में उसे औरत क्यों बोला जाता है, या फिर पर्शियन में उसे जैन क्यों बोला जाता है। ये सब जो वर्ड है ना, ये हम ही मेंबर्स ने क्या किए हैं, ऑलरेडी इनको जो है एक्सेप्ट किया है, एंड जो एक्सेप्ट कर लिया इट स्टेज देयर। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसके पीछे भी कोई एक दूसरे एग्जाम्पल में दे रही हूं, इसके पीछे भी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि भाई एक डॉग को डॉग क्यों बोला जाता है, कैट को कैट क्यों बोला जाता है, कैट को डॉग क्यों नहीं बोला जाता, डॉग को कैट क्यों नहीं बोला जाता। दोनों की देखा जाए तो दोनों के 4 टांगे हैं, एक पीछे से पूंछ भी निकली हुई है। ठीक है, लेकिन फिर भी कैट अलग डॉग अलग, तो इसके पीछे कोई ऐसा ना कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है, ये हम मेंबर्स ने ही इनको चूज किया है वर्ड्स को। ठीक है, तो इसी को कहेंगे आर्बिट्ररी। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज आउटकम ऑफ इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि बदलते टाइम के साथ परिवर्तन होना। अब क्या आपको पता है कि लैंग्वेज इवॉल्व होती रहती है? अगर जिनको नहीं पता तो जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो उससे आपको थोड़ा सा सरप्राइज होगा। मैं यहाँ इरेज करती हूँ, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है, ये इवॉल्व होती रहती है। ठीक है, क्या होती रहती है, इवॉल्व, दैट मीन्स इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्शियन लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज की बात करूं, तो अगर हम मिडिल टाइम पीरियड की बात करें ना, अच्छा ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखने, ये एग्जाम्पल आपको समझने हैं, डोंट वरी। तो अगर मैं मिडिल टाइम पीरियड की बात करूं तो मिडिल टाइम पीरियड लगभग कुछ हो गया 1000 से लेकर 1750 एडी तक का टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में हमें यह देखने को मिलता है कि भाई जो पर्शियन लैंग्वेज इस टाइम पर बोली जाती थी, जो पर्शियन लैंग्वेज मिडिवल टाइम पीरियड में बोली जाती थी, वो आज की जो पर्शियन लैंग्वेज है ना, देखो पर्शियन लैंग्वेज तो आज भी बोली जाती है, पहले भी बोली जाती थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी वो आज की पर्शियन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे है? ग्रामेटिकली भी अलग है, वोकैबुलरी भी अलग है, मीनिंग भी अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से लैंग्वेज देखो इवॉल्व होती रहती है। अगर आप अपने वेद उठाकर देखो, पता है ना 4 वेद हैं हमारे, तो अगर आप अपने वेदास उठाकर देखो, पता है ना वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। कौन सी संस्कृत? ये संस्कृत नहीं जो आपने स्कूल में पढ़ी है, नहीं, वो वैदिक संस्कृत में लिखे हैं। वो संस्कृत जो हमको समझ ही नहीं आएगी, हमें उसका एक वर्ड ना समझ आएगा ना बोलना आएगा। ठीक है, इनफैक्ट उस टाइम के लोग ही नहीं बोल पाते थे वैदिक संस्कृत, ना समझ पाते थे एक्सेप्ट ब्राह्मण्स। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की जो संस्कृत है एंड जो वैदिक संस्कृत है, वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। आज की जो संस्कृत है ना, इट्स क्वाइट इजी अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट वैदिक संस्कृत नहीं, कोई भी नहीं उसको समझ सकता। तो इस तरीके से लैंग्वेज क्या होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल और मैं देती हूँ, इससे आपको ना और अच्छे से समझ आएगा। देखो, आपने ना ये वर्ड सुना है फॉरेनर, है ना? आज के टाइम पर आप फॉरेनर किसके लिए बोलते हो? चलो बताओ, आज के टाइम पर आप फॉरेनर बोलते हो जो हमारे देश का नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? भाई ये तो फॉरेनर है हमारे लिए। अगर ब्रिटिशर्स यहां आ जाएंगे, हमारे लिए ब्रिटिशर्स फॉरेनर हैं, राइट? उनके लिए हम फॉरेनर हो गए, राइट? लेकिन क्या आपको पता है आज के टाइम पर तो हम फॉरेनर उनको बोलते हैं जो हमारे देश से नहीं है। लेकिन अगर हम तब की बात करें जब हमारा ये इंडिया बना नहीं था, क्योंकि इंडिया में क्या था ना, इंडिया बना ये पूरा एक कंबाइंड टेरिटरी जो ये पूरी बनी है, पूरा स्टेट जो बना है, ये बाद में जाकर बना है। पहले तो क्या होता था, यहाँ छोटे छोटे किंगडम थे। तो अब क्या है ना कि उस टाइम पर फॉरेनर, पता है, इस इंडिया में ही रहने वाले एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों को, या ये कह लो एक शहर के लोग दूसरे गांव के लोगों को फॉरेनर बोलते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई हरियाणा में रहने वाले जो लोग हैं वो मुंबई में रहने वाले लोगों को क्या बोल रहे हैं? फॉरेनर बोल रहे हैं। पहले ऐसा होता था, आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, बट पहले क्या था, पहले फॉरेनर जो मतलब है ये एक टर्म है,
जो लैंग्वेज में ही आती है ना। तो इसका मतलब क्या था भाई, पहले ऐसा होता था एक गांव के लोग दूसरे गांव को या फिर एक गांव के लोग दूसरे शहर के लोगों को क्या बोलते थे, फॉरेनर बोलते थे। जैसे कि मुंबई वाले आगरा को, आगरा वाले मुंबई को, एक दूसरे को क्या बोलते थे, ये हमारे लिए फॉरेनर हैं। पहले ऐसा होता था एंड परदेसी वर्ड यूज किया जाता था, है ना। लेकिन आज के टाइम पर जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे लैंग्वेज में भी एवोल्यूशन होते गए एंड आज के टाइम पर फॉरेनर जो वर्ड है ना वो हम उनके लिए यूज करते हैं जो हमारे देश से नहीं है। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है, कि लैंग्वेज इज आउटकम ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से ही लैंग्वेज आती रहती है, लैंग्वेज में चेंजेस होते रहते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज क्या है, क्रिएटिव है। आपको पता है ना, कई बार ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ऐसे ऐसे शब्द का निर्माण हो जाता है जो हमने पहले कभी नहीं सुना होता। ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है, राइट। तो आप जो है एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हो। तो उस शब्द का निर्माण जब आप करोगे तो अगर आप सोसाइटी के मेंबर्स को वो एक्सेप्टेबल लगेगा तो एक्सेप्ट भी होगा। तो कहने का मतलब है, और हर कोई क्रिएटिव हर कोई नहीं होता है। लैंग्वेज जो है इसकी जो क्रिएटिविटी है वो हर एक से नहीं हो पाती, राइट। इसके अलावा ये तो मैंने बात कही कि भाई नए शब्द का निर्माण होता रहता है, हमारी डिक्शनरी में नए नए वर्ड ऐड होते रहते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ, लैंग्वेज एक क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिविटी है। इसके अलावा जो वर्ड्स है ना आप उनको क्रिएटिव खुद ब खुद बना सकते हो जो एग्जिस्टेड वर्ड है, ठीक है। सो इतना बहुत है आपके लिए आज का जो टॉपिक है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको ये कहा ना कि प्रिंसिपल्स जो है वो 2 वीडियो में हो पाएंगे। नहीं, ये 3 वीडियो तो लग जाएगी भैया, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अभी समझा उस हिसाब से लग रहा है मुझे, बट कोई नहीं। देखो आज हमने जो ये कैरेक्टरिस्टिक किए ना भाई, ध्यान रखना, हल्के में मत लेना इसको। ये सिंबॉलिक, सिस्टमैटिक, आर्बिट्ररी एंड फिर ये इवोल्यूशन एंड क्रिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछोगे ना तो ये 3 है, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ये क्वेश्चंस है। एंड हाँ, जैसे मैं आप लोगों को पेडागोजी करा रही हूं कि भाई एक चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं उसके आपको एमसीक्यूज करा दे रही हूं, तो डोंट वरी, इसके भी एमसीक्यूज मैं ऐसे ही करा दूंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।